टाइप 3 कंटिन्यू हो रही है लास्ट लेक्चर से, तो प्लीज़ लास्ट लेक्चर को एक बार देख लीजिएगा। कभी भी क्वांट लगा रहे हो ना तो एक तरीके से लगाना है, ऐसा नहीं कि रैंडम किसी भी लेक्चर में आए स्टार्ट कर दिया, नहीं। रेशो का थर्ड चल रहा है तो रेशो का 1 2 3 लगाना है। कल को प्रॉफिट एंड लॉस करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस करने से पहले परसेंटेज आना चाहिए, रेशो आना चाहिए, क्योंकि क्वांट का बेस होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो मैं खुद ही करवा रहा हूँ एक बार, कुछ नए तरीके की इक्वेशन है। आज आपसे बनवाऊंगा भी ऐसी इक्वेशन किसी और टाइप में, बस आपको पता नहीं लगेगा कि चीज़ें सिमिलर ही होती हैं। हमें कई बार देखने का नजरिया डिफरेंट हो जाता है कि हमें लगता है कि ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, जबकि होता सेम ही है। कहते हैं क्रिकेट मैच है, उसमें 3 तरह के टिकट्स हैं, टिकट्स के नेम है A, B एंड C, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आज का तो मैं ही करवाता हूं, उसके बाद आपसे करवाता हूं, ठीक है। तो टिकट्स का रेट है 1000 रुपया, 500 रुपया और 200 रुपया रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर टिकट सोल्ड ऑफ कैटेगरी A, B, C इज 3:2:5। इस लाइन का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ टिकट्स बिकी हैं, जो नंबर ऑफ टिकट्स बिकी हैं ABC की, दैट इज इन द रेशियो 3:2:5 एंड द टोटल कलेक्शन इज 2.5 करोड़। टोटल कलेक्शन जो हुई है वो 2.5 करोड़ हुई है। तो क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, हमारे दिमाग में कैसे आएगा, क्वेश्चन को कैसे डील करना है, वो चीजें डिस्कस करूंगा। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड पूछी हैं, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो जो नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड पूछी हैं तो आपको वेरिएबल मानना चाहिए नंबर ऑफ टिकट्स वाले में, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं पूछा क्या है वो बहुत मैटर करता है, और गिवन क्या है वो भी बहुत मैटर करता है। तो जो पूछा है दैट इज नंबर ऑफ टिकट सोल्ड दैट आर इन द रेशियो 3:2:5, बट मुझे ये नहीं पता कि कितनी है, तो मैंने मान लिया कैटेगरी A की टिकट्स हैं 3x, कैटेगरी B की टिकट्स हैं, राइट, मैंने मान लिया कैटेगरी A की टिकट्स जो बिकी हैं दैट इज 3x, कैटेगरी B की जो टिकट्स बिकी हैं दैट इज 2x एंड कैटेगरी C की जो टिकट्स बिके हैं दैट इज 5x। वेरिएबल इसमें ही क्यों माना, ये नंबर ऑफ टिकट्स हैं बच्चों, क्योंकि मुझसे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड पूछी हैं और ये नंबर ऑफ टिकट्स का ही रेशो है, राइट। तो 3x 2x एंड 5x, कल को x आ जाएगा तो इसमें डाल के सभी को ऐड कर देंगे, राइट। कल को x आ जाएगा तो टोटल कितनी है 3x 2x 5x यानी 10x, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला काम होता है सपोज करना, सपोज वही करना चाहिए। 10 में से 9 क्वेश्चन में तो ये चीज वैलिड होती है, सपोज वही करना चाहिए जो पूछा हो। अब सेकंड पॉइंट आपने ये देखना, आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है एक तो टिकट्स के प्राइस और टोटल कलेक्शन। अब आपको अपनी कॉमन सेंस यूज करनी होती है। उन बच्चों के लिए जो बोलते हैं सर हमसे नए क्वेश्चन नहीं होते, राइट, मैं थोड़ा सा उन्हीं को ही टारगेट करके चलता हूं क्लासेस में भी, राइट। अब नए क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, तभी होगा। तो एफर्ट क्या होता है बेसिकली, आप सोचो अगर A टाइप की टिकट 20 होती तो 20 किससे मल्टीप्लाई होता, 1000 से, A टाइप का कलेक्शन आ जाता। अगर B टाइप की टिकट 35 होती तो 35 किससे मल्टीप्लाई होता, 500 से, तो B टाइप की टिकट का कलेक्शन आ जाता। अगर C टाइप की टिकट 12 होती तो 12 किससे मल्टीप्लाई होता, 200 से, तो उसका कलेक्शन आ जाता। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि, मुझे प्राइस तो पता है टिकट्स के, मुझे ये नहीं पता कि A का टिकट कितना है, B का टिकट कितना है, C का टिकट कितना है। वो मैंने कितना माना हुआ है, 3x 2x एंड 5x। अब A टाइप की टिकट है 3x, ठीक है, एक टिकट का रेट है 1000 रुपया। ऐसी 5 होती तो 5 × 1000 होता, लेकिन ऐसी कितनी है 3x, तो 3x को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास टोटल कलेक्शन आएगा A टिकट्स का, ये मेरे पास टोटल कलेक्शन आएगा A टिकट्स का, राइट। इसी तरह से B टाइप की टिकट कितनी है 2x, एक टिकट का रेट है 500 रुपए। अगर B टाइप की टिकट 6 होती तो 6 × 500 होता, तो 2x × 500 कर दूंगा तो B टाइप की टिकट्स का मेरे पास क्या आएगा, कलेक्शन आएगा, मेरे पास क्या आएगा, कलेक्शन आएगा। इसी तरह से 5x को 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास C टाइप की टिकट का कलेक्शन आएगा। तो ये मेरे पास A टाइप की टिकट का कलेक्शन है, ये B टाइप की टिकट का कलेक्शन है, ये C टाइप की टिकट का कलेक्शन है। मैं कलेक्शन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे टोटल कलेक्शन गिवन है कितना, 2.5 करोड़, तो इक्वल टू 2.5 करोड़। 2.5 करोड़, करोड़ में कितनी जीरोस होती हैं, करोड़ में कितनी जीरोस होती हैं, 7, उसको मेंशन करते हैं ना, सॉल्व करते हैं। 3x × 1000, दिस इज 3000x, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, दिस इज 3000x, दिस इज 1000x। कैलकुलेशन बिल्कुल कम होगी,
एंड दिस इज ऑल्सो 1000x मल्टीप्लाई होके 2.5 करोड़ का मतलब होता है 2.5 इंटू 7 जीरोस 4 5 6 7, ठीक है। तो 3000 1000 और 1000 कितना हो गया 5000x, 2.5 करोड़ इससे मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 4 5, राइट, ये बन जाएगा 3 जीरो से 3 जीरोस कट गई, 5 से ये कट गया, तो x आ गया 5000। लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। x आपने क्या माना था, x आपने क्या नंबर ऑफ टिकट्स मानी थी, नहीं, x आपने नंबर ऑफ टिकट्स में कॉमन फैक्टर माना था। तो x 5000 आ गया, तो आपने क्या कहना है, आपसे पूछा गया अगर आपसे a टाइप की टिकट्स का पूछे तो x को यहां डाल दो, b पूछे तो x को यहां डाल दो, c पूछे तो x को यहां डाल दो, लेकिन उसने तीनों पूछी थी, तो तीनों का सम कितना है, तीनों का सम कितना है, तीनों का सम है 10x, x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 5000, तो ये कितना आ जाएगा 50000। ऐसा एक सेम क्वेश्चन आपको आज के सेशन में मिलने वाला है, ऐसा एक सेम क्वेश्चन आपको सेशन में मिलने वाला है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। क्लियर, क्लियर, राइट। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए अच्छे से कि आपसे पूछा क्या है और आपको गिवन क्या है। गिवन क्या है, टोटल कलेक्शन। देखो एक सिंपल सी बात करते हैं, एप्टीट्यूड क्या है, मैं पिछले कई लेक्चर से बोलता आ रहा हूं। एप्टीट्यूड क्या, अगर मैं बोलूं कि ए टाइप की टिकट 10 है, 20 रुपए रेट है, मल्टीप्लाई कर दोगे, बी टाइप की टिकट 15 है, 180 रुपए रेट है, मल्टीप्लाई कर दोगे, सी टाइप की टिकट्स 18 हैं, 40 रुपए रेट है, मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल कलेक्शन बताओ, बता दोगे। वो तो दुकानदार भी करता ही है कैलकुलेट शॉप में बैठ के, है ना, वो तो कोई भी कर लेगा। लेकिन एप्टीट्यूड क्या है, जब कलेक्शन दी होगी और नंबर ऑफ टिकट्स गिवन नहीं होंगे, इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं होगी, जब आपको वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, इक्वेट करने की जरूरत पड़ती है। तो आपको नंबर ऑफ टिकट्स पूछी थी, लेकिन वो किसी रेशो में गिवन थी, एक्चुअल गिवन नहीं थी, तो यूज पोस्ट 3x 2x एंड 5x वेयर x इज कॉमन फैक्टर, राइट। अब टोटल कलेक्शन कैसे आएगा, नंबर ऑफ टिकट्स मल्टीप्लाई बाय देयर प्राइस, नंबर ऑफ टिकट्स मल्टीप्लाई बाय देयर प्राइस, number of tickets multiplied by their price, this is total collection of A, total of B, total of C, that is equal to total। एक्चुअल में ये क्वेश्चन किसी क्वेश्चन से कनेक्ट होने आज के सेशन में, दैट इज वाई मैं इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा था। तो x आ जाएगा 5000, टोटल टिकट्स कितनी है 10x, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 50000। और क्वालिटी लेवल क्वेश्चन, और इसका यूज है आज, यूज है आज। क्लियर एवरीवन, राइट। चलें आगे। तो इक्वेशन बेस पे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं, बाद में आएंगे हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पे आज जरूर, ठीक है। एक और डिफरेंट क्वेश्चन, ये आप सभी कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो जल्दी जल्दी। दो बैग्स हैं, बैग्स के नाम है एक्स और वाई, उसमें जो रेशियोज हैं दैट इज इन द रेशियो 2:3, ये बॉल्स का रेशियो है। कहता है वाई से 5 निकाल के एक्स में डाल दी तो दोनों बैग्स में टिकट्स हो गए, बॉल्स हो गई इक्वल। अब हर बैग में कितनी कितनी बॉल्स हैं, ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए, बहुत इजी है, सभी का आना चाहिए, सभी का आना चाहिए, ट्राई कीजिए इसको। करें डिस्कस, ध्यान दीजिए। दो बैग्स हैं, उसने बैग्स के नाम रख दिए एक्स और वाई, उसमें जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो 2:3 में। तो मैंने मान लिया कि पहले बैग में, जिस बैग का नाम एक्स है उसमें नंबर ऑफ बॉल्स हैं 2z, और जिस बैग का नाम y है उसमें नंबर ऑफ बॉल्स हैं 3z। आप सोच रहे होगे सर ने z क्यों माना, अरे यार x और y उसने यूज कर दिए क्वेश्चन में, है ना, तो कल को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। z इज देयर कॉमन फैक्टर, x एंड y आर द नेम्स ऑफ बैग्स, राइट, ठीक है। अब 5 बॉल्स y से निकाली, बड़ी सिंपल सी बात है, y से 5 बॉल्स निकालोगे तो y में 5 कम हो जाएंगी, सोच सकते हो, बिल्कुल सोच सकते हो, राइट। उठा के डाल दी एक्स वाले बैग में, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर 5 इसमें से कम हो जाएंगी, उठा के इधर डाल दी तो इधर 5 बढ़ जाएंगी, बढ़ा दी।
कहता है इसमें से 5 निकाल के इसमें डाल दी तो इसमें 5 घटा दी और इसमें 5 बढ़ा दी। अब क्या हो रहा है, कहता अब ना दोनों बैग्स में बॉल्स हो गए इक्वल। ले बताओ क्या आप नहीं कर सकते थे? आप बिल्कुल कर सकते थे, आप बिल्कुल सोच सकते थे, राइट। ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो z आपके पास आ जाएगा 10। क्वेश्चन यहां खत्म नहीं होता, z आपके पास आ जाएगा 10, ठीक है। z आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, z इधर आके माइनस हो जाएगा। z 10 आ जाएगा, तो जो x बैग था उसमें इनिशियली बॉल्स 20 थी, y बैग में इनिशियली 30 थी। लेकिन उसने पूछा क्या, उसने पूछा नाउ मतलब इसमें से 5 उठा के इसमें डाली थी, तो अब दोनों बैग्स में 25-25 होंगी, क्योंकि इसमें से 5 निकलकर इधर आई थी। कितनी होंगी? 25-25 होंगी। क्लियर है सभी को? अब बैग में कितनी होंगी? 25-25 होंगी, क्योंकि इसमें से उठा के इसमें डाल दी थी। क्लियर है? राइट, इजी क्वेश्चन था ना, राइट। तो कर सकते होते हो, कैपेबिलिटी चाहिए होती है बस सोचने की, और एक भरोसा चाहिए होता है अपने आप पे कि मैं कर दूंगा, मैंने टफ क्वेश्चंस किए, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, ऐसे सोचना चाहिए आपको, राइट। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ वन है, पर इस क्वेश्चन के थ्रू मुझे आपको कुछ सिखाना है, तो मैं खुद ही करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक खुद करवाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। From each of the two given unequal numbers, half of the smaller number is subtracted. Then the ratio of the larger number to the smaller number become 5:1. ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इस बार ना 2 नंबर्स की बात हो रही है और दोनों नंबर्स का रेशियो पूछा है। तो आपको करना क्या है इस तरह के क्वेश्चन में, एक को x मानना है, दूसरे को y मानना है, और आपको x रेशियो y बताना है। बेसिकली समझ रहे हो मेरी बात को? आपको एक को x मानना है और दूसरे को y मानना है। तो सुनिएगा ध्यान से, 2 नंबर्स हैं, एक स्मॉलर नंबर है और एक लार्जर नंबर है। तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी x मान लो, किसी को भी y मान लो। तो पहले डिफाइन कर लो कि लार्जर नंबर है x और स्मॉलर नंबर है y। चाहे आप स्मॉलर को x, लार्जर को y मान लो, ये चीजें डिस्कस करने वाली नहीं होती, आपकी सोच होती है। अब जो कह रहा है वो आपको करना पड़ेगा, उसकी स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। पहला काम था, उसने दोनों नंबर्स की रेशियो पूछी है, तो मैंने मान लिया एक x दूसरा y, और मुझे ये पता है कि मुझे x रेशियो y बताना है, ताकि कल को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि लार्जर टू स्मॉलर पूछा है कि स्मॉलर टू लार्जर पूछा है। तो आई सपोज लार्जर इज x, स्मॉलर इज y। कोई कल को कुछ भी मानने देना, आप बेसिक से चलना। सुनना ध्यान से, मान लिया, अब सुनना। From each of the two given unequal numbers, दोनों अनइक्वल हैं, डेफिनेटली लार्जर स्मॉलर है तो अनइक्वल ही होंगे, है ना। एक x है, एक y है, ठीक है। हाफ फ्रॉम ईच, दोनों से हाफ द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड। कहता दोनों नंबर से ना, राइट, दोनों नंबर से, एक x है और एक y है, दोनों नंबर से स्मॉलर नंबर का हाफ माइनस करना है। 2 नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स में से स्मॉलर नंबर का हाफ माइनस करना है, स्मॉलर नंबर का हाफ माइनस करना है, ठीक है। दोनों नंबर्स में से स्मॉलर नंबर का हाफ माइनस करना है। कर दिया। तो कहता अब जो रिजल्ट आएगा, राइट, अब जो रिजल्ट आएगा वो है 5:1। इक्वेशन बनाना आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x रेशियो y आ जाएगा। उस पे मत रिलाई करना, वो हो जाए, उस पे मत इतनी स्ट्रेस देना, वो हो जाएगा। बस आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो, सबसे पहले मैंने एक नंबर को x मान लिया, दूसरे को y मान लिया, लार्जर को x मान लिया और स्मॉलर को y मान लिया, ठीक है। फ्रॉम ईच ऑफ द 2 गिवन अनइक्वल नंबर्स, ईच मतलब दोनों अनइक्वल नंबर्स में से हाफ ऑफ द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड। स्मॉलर वाला कौन सा था? y। इसका हाफ दोनों में से माइनस करना है। कर दिया। तो जो रिजल्ट आएगा, अब जो नंबर्स बनेंगे उनका रेशियो क्या है? 5:1। ये क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम, इक्वेशन क्लियर है सभी को? हमें x रेशियो y बताना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस y/2। ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, घबराइएगा मत। 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये y/2 उधर ले जाओ, 5y
-5y/2 -y/2 उधर हो जाएगा प्लस, तो +5y/2 हो जाएगा। एक सेकेंड बच्चों, +5y/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो x आ जाएगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा, x मेरे पास आ जाएगा, मैं इसको दोबारा कर देता हूं एक बार ना, 1 मिनट देना मुझे बच्चों, 1 सेकेंड। यहां इसके बाद दोबारा कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या था, x - y/2, उधर 5y/2 था, -5y/2 था ना, ये y/2 उधर ले जाओ, +y/2, तो x = 5y, इसको सॉल्व करोगे तो 4y/2 आ जाएगा। ठीक है, तो x आ जाएगा, ये 2y बन जाएगा, x आ जाएगा 3y के बराबर, x 3y के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे कर रहा हूँ x और y का रेशो क्या आ जाएगा, 3:1, लार्जर टू स्मॉलर। थोड़ी सी कैलकुलेशन है पर इतनी भी नहीं है, मैनेज होती है, इतना को तो एप्टीट्यूड में चलता है। कर लोगे, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि स्टेटमेंट आपको क्लियर हो। कहता 2 अनइक्वल नंबर्स हैं, इस बार 2 अनइक्वल नंबर्स की बात करी तो आपको एक को x दूसरे को y मानना पड़ेगा। कहता दोनों नंबर्स में से छोटे का हाफ माइनस करना है, छोटे का हाफ माइनस करना है, तो 5:1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये सॉल्व करके -4y/2 हो जाएगा, जो 2y आ जाएगा, राइट। तो x किसके बराबर आ जाएगा, 3y के, तो x और y की रेशो क्या हो जाएगी, 3:1। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। तो ये आपका क्वेश्चन था, बढ़िया। अब मैं आपको इक्वेशन बेस्ड समझाना चाह रहा था, मैंने कई कैटेगरी के क्वेश्चंस करवाए। आप देखिए पिछला क्वेश्चन अलग प्लेटफॉर्म पे था, उससे पिछला अलग था, तो ऐसे रैंडम क्वेश्चंस आते हैं। अब बच्चा बोलता सर इक्वेशन बनानी नहीं आती, वो तो बोल के निकल लेता है। यार इक्वेशन बनानी कोई एक दिन का टास्क नहीं है, इक्वेशन बनानी हमारे पास कई दिन का टास्क है। धीरे धीरे आप अपडेट होते हो कि कब कहाँ क्या सपोज करना है। एक टाइम आता है जब ये चीजें माइंड में बैठ जाती है, इवन अभी बहुत सारी बैठ भी गई होंगी कि आपसे नए क्वेश्चंस भी होने लग जाएंगे धीरे धीरे। हाँ, बट एक चीज याद रखना, विदाउट रिवीजन ना ये जो हम पढ़ रहे हैं ये 50% हो जाता है। रिवीजन करनी बहुत जरूरी है। आपको नए क्वेश्चंस करने के अलावा जो ऑलरेडी किया होता है ना, वो उसको बार बार करना होता है, ताकि उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाते हैं, और कल को गलती से सेम क्वेश्चन आ जाए तो हम बहुत कॉन्फिडेंस से करते हैं, और वो कॉन्फिडेंस पेपर में हमें चाहिए होता है। अगर मान लो पीसीएस का पेपर दे रहे हैं हम, राइट, 20 क्वेश्चन में से 6 या 7 क्वेश्चन भी क्लास के आ गए, मान के, और आपने कॉन्फिडेंस से कर दिए, तो बाकी वाले क्वेश्चन के लिए भी आपका कॉन्फिडेंस जो होगा ना, वो आपको निकलवा के देगा। ये बहुत बड़ा ट्रूथ है कि अगर हम पेपर स्टार्ट करते हैं, पहले 4 क्वेश्चंस हो जाए ना, तो अगले अपने आप होने लग जाते हैं, और ना भी हो ना तो हम बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ उन क्वेश्चंस को करते हैं। तो वो पॉजिटिविटी तभी आएगी जब रिवीजन करोगे आप, नहीं तो क्या होगा, अभी से 2 चैप्टर बाद ये होगा सर वो एलसी बच्चे भी पढ़ा है, वो भी रिवाइज करना है, ये सारा मिक्सअप हो जाएगा। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, और पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, सोल्यूशंस गिवन है, आप उनको बस करते रहिए साथ साथ पैरेलल। और ये मत सोचिए कि सिलेबस आगे का कैसे होगा, भागकर सिलेबस करने का तो कोई फायदा ही नहीं है, अच्छे से हो जाएगा। इवन 20-25 जनवरी तक ऑलमोस्ट मेन चैप्टर सारे पूरे हो जाएंगे, तो आपके पास काफी दिन बचे होंगे, तो आप बाकी सेक्शंस को भी वर्कआउट साथ साथ करते रहो और इसको रिवाइज करते रहना। एक और बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग फंडे पे क्वेश्चन है, और बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन है, पर मैंने देखा है आपके पेपर्स में ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपके पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक सोक्स वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो बिल्कुल अलग है, ये थोड़ा अलग है, पर ट्राई कीजिएगा एक बार, मे बी आप में से कोई निकाल दे, अदरवाइज मैं आपको समझाऊंगा। वैसे मुझे ही करवाना पड़ेगा, पर एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूं। अ पर्सन ऑर्डर्ड 4 शर्ट्स ऑफ ब्रांड ए एंड सम शर्ट्स ऑफ ब्रांड बी। ठीक है, एक बंदे ने ना 4 शर्ट्स ब्रांड ए की ऑर्डर की हैं, और ब्रांड बी की कितनी की हैं हमें नहीं पता। The price of 1 shirt was twice to that of brand B, right? A टाइप की जो शर्ट है ना, उसका प्राइस डबल है ब्रांड बी से। कहता जब ऑर्डर बनाना तो it was found that numbers of the 2 brands has been interchanged। बिल बनाते वक्त ना
नंबर ए का बी की जगह ले लिया, बी का ए की जगह ले लिया। जैसे ए की 4 थी ना, तो बी की 4 ले ली। अब बी की मान लो x थी तो ए की x ले ली, राइट। तो उससे क्या था, बिल 40% बढ़ गया। बिल 40% बढ़ गया मतलब 100 से 140 हो गया। The ratio of the number of brand A shirts to the brand B shirts in the original order was a quality level question। एक बार ट्राई दो, राइट। मुझे पता है शायद नहीं भी होगा, बट हो सकता है कुछ से हो भी जाए। बड़ा पुराना और फेमस क्वेश्चन है ये भी, और आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें, बच्चे के मन में दुविधा होती है, ये सबसे बड़ी। और मेरी अप्रोच इसी सोच से होती है कि ये बच्चा कैसे सोचेगा। तभी मैं बेसिक चिल्लाता रहता हूँ, शॉर्टकट के अगेंस्ट आता हूँ कि एक आम बच्चा पहली बार कैसे सोचेगा नए क्वेश्चन को लेके, राइट। सुना ध्यान से। पूछा गया ए और बी की नंबर ऑफ शर्ट्स का रेशियो। ए की तो पता है, अगर बी की पता लग जाए तो बात बन जाएगी। तो ए की पता है, बी को एक्स मान लेते हैं, है ना। तो ए की जो नंबर ऑफ शर्ट्स हैं, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार अच्छे से, क्योंकि हमें जगह की जरूरत पड़ेगी, जगह कम है हमारे पास। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। स्पेस की जरूरत पड़ेगी। हाँ, मुझे क्वेश्चंस याद रहते हैं। हाँ, मैं सॉल्यूशन में कई बार गलतियां कर जाता हूं, बट मुझे क्वेश्चंस याद रहते हैं, राइट। पढ़ लिया अच्छे से। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 4 शर्ट्स हैं ब्रांड ए की, बी की शर्ट्स नहीं पता, ठीक है। हाँ, ब्रांड ए का प्राइस डबल है बी से, प्राइस ऑफ 1 शर्ट डबल है। जब ऑर्डर बना तो नंबर उल्टे पुल्टे हो गए, तो रेट बिल 40% बड़ा हो गया। देखना कैसे बनाता मैं क्वेश्चन को, ध्यान देना। नंबर ऑफ शर्ट्स, एक ए टाइप शर्ट है और एक बी टाइप शर्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ शर्ट्स ए टाइप की थी 4, बी टाइप की मैंने मान ली x, क्योंकि अगर बी टाइप की शर्ट्स आ गई तो बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि नंबर, दोनों के नंबर का रेशियो पूछा था, राइट। अब प्राइस की बात करते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ए शर्ट का प्राइस ट्वाइस है बी से। तो अगर ए शर्ट के प्राइस की बात करें तो प्राइस बी शर्ट का पर शर्ट 2y था, सॉरी y था, तो इसका हुआ 2y। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, ठीक है जी। आपको अगर वेरिएबल नहीं मानना, यहाँ पे 100-200 मानना है मान लेना, पर मैं ना रिस्क नहीं लेता होता जब एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नंबर ऑफ शर्ट्स ए की दी हुई थी, बी की पूछी हुई थी। एक तरह से पूछी हुई थी क्योंकि दोनों का रेशियो तभी आएगा। इसका प्राइस डबल है इससे, तो इसका y माना तो इसका 2y माना। अब बनाना है बिल। अब बिल बनाते हैं, ओरिजिनल बिल बनाते हैं। ये पर शर्ट का प्राइस है और नंबर ऑफ शर्ट्स है। अब बिल बनाते हैं, सुनो।
जब ओरिजिनल बिल बनेगा तो एक शर्ट मान लो एक ही 100 रुपए की होती तो 4 × 100 होता, 200 की होती तो 4 × 200 होता, 500 की होती तो 4 × 500 होता, लेकिन कितने की है 2y की। तो A का जो बिल बनेगा वो बनेगा 4 × 2y यानी 8y, और B का जो बिल बनेगा दैट इज x × y। दिस इज द ओरिजिनल बिल, यस और नो, दिस इज द ओरिजिनल बिल। बच्चों एप्टीट्यूड है, सीखने से करते रहने से ही आएगा, एकदम से नहीं आएगा, मैजिक नहीं होगा एकदम से, बट मैजिक होगा जब आप बहुत मेहनत कर लेते हो तो सब कुछ होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था बिल बनाते वक्त, क्वेश्चन में लिखा हुआ था बिल बनाते वक्त उनके नंबर इंटरचेंज हो गए, बिल बनाते वक्त नंबर जो थे वो इंटरचेंज हो गए, जिस वजह से बिल 40% बढ़ गया। नंबर इंटरचेंज हो गए तो बिल 40% बढ़ गया, है ना, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो नंबर जब इंटरचेंज होंगे, नंबर जब इंटरचेंज होंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसका नंबर इसका प्राइस ले लिया, राइट, इसका नंबर इसका प्राइस ले लिया तो 4y, और इसका नंबर और इसका प्राइस ले लिया तो x × 2y कितना हुआ 2xy। तो कहता जो बिल बना, जो बिल बना, ठीक है, जो बिल बना ये था ओरिजिनल बिल, ये था नया बिल। ये नया बिल क्यों बना, क्योंकि नंबर्स इंटरचेंज हो गए, इसका नंबर इसका प्राइस ले बैठा, इसका नंबर इसका प्राइस ले बैठा, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, नंबर से इंटरचेंज हो गए तो ये नया बिल बन गया। अब कहता जो नया बिल है वो 40% ज्यादा है पुराने बिल से, जो नया बिल है वो 40% ज्यादा है पुराने बिल से। तो पुराना बिल अगर 100 था, पुराना बिल अगर 100 था तो नया बिल 140 होगा। नया बिल पुराने बिल से 40% ज्यादा है, तो अगर ये 100 है तो 140 होगा। बेसिकली मैंने नए बिल और पुराने बिल की रेशियो ले ली, 100 140 काट के 5:7 आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इतना को आपके पेपर में आता है, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, इतने की मेहनत करनी पड़े तो बुरी नहीं है, 2.5 नंबर बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। और मैंने जो आपके पेपर्स देखे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बीच में रोक दिए, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स ना थोड़े बड़े हैं, परसेंटेज और रेशियोज, और 4 लेक्चर्स में मुझे खत्म करने में भी टाइम लगेगा, ठीक है, तो इसलिए इन पे थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ ज्यादा। तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें या पहले एक बार रिपीट करें? एक बार रिपीट कर लेते हैं, सुनो, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो दोबारा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन ये था कि एक पर्सन ने कुछ 4 शर्ट्स ब्रांड ए की हैं और कुछ शर्ट्स ब्रांड बी की हैं। ए का प्राइस डबल है बी से। जब ऑर्डर बना तो नंबर उल्टे पुल्टे हो गए, तो जिस वजह से बिल 40% बढ़ गया, ठीक है। तो मैंने मान लिया, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं सारा, मैंने मान लिया कि ए का जो नंबर था, ए का जो नंबर था वो था हमारे पास 4, और बी का जो नंबर था वो था हमारे पास, मैंने मान लिया x। प्राइस बी का और ए का क्या था कि ए का प्राइस डबल था बी से, तो ये y था तो 2y था। अब मैंने बिल बनाया, जब मैंने ओरिजिनल बिल बनाया तो मैंने ए के नंबर को ए के प्राइस से मल्टीप्लाई किया और बी के नंबर को बी के प्राइस से मल्टीप्लाई किया, ये बना ओरिजिनल बिल। लेकिन जब नंबर्स इंटरचेंज हो गए तो ए का नंबर बी का प्राइस लिया गया और बी का नंबर ए का प्राइस लिया गया। तो कहता ये नया बिल है और ये पुराना बिल था, और जो नया बिल है वो पुराने बिल से 40% ज्यादा है। 40% ज्यादा मतलब ये 100 था तो ये 140 है, यानी 5:7। 5:7 कट जाएगा, 5:7 आ जाएगा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई जब करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा पूरा सॉल्व, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन नहीं होगी, देखना। 7 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 56y + 7xy, इधर आ जाएगा 20y + 10xy, तो 20y इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये 36y बन जाएगा, और 7xy उधर चला जाएगा तो 3xy बन जाएगा, तो y कट जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 36/3 यानी 12, x 12 आ जाएगा। जब x 12 आ जाएगा तो दोनों का नंबर आ जाएगा। तो 4 और 12 का रेशियो क्या होगा?
जब x 12 आ जाएगा तो 4 और 12 का रेशियो क्या होगा, वो आपका आंसर होगा, विच इज 1:3, विच इज 1:3। क्वालिटी लेवल क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे टाइम ले लिया, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, कोई बच्चा कुछ शॉर्टकट यूज कर सकता है तो ये कर सकता है कि y की जगह 100 मान ले, पर स्टेप्स तो सेम ही करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन सेम होगी, ठीक है, क्योंकि x y ने हमें तंग नहीं किया कैलकुलेशन में ज्यादा। क्लियर एवरीवन। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इक्वेशन का, आपकी ऑलमोस्ट हर बुक में ये क्वेश्चन मिलता है, राइट। एक रैंडम क्वेश्चन है इक्वेशन बेस इसमें कुछ खास रेशियो नहीं है, पर मैंने सोचा जहां पे इक्वेशन पे इतना वर्क हो रहा है तो थोड़ा और सही, तो इक्वेशन पे फ्यूचर में और वर्क भी होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर करिएगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर इक्वेशन वाली टाइप, ठीक है। फिर हम क्वाइंस वाली टाइप पे आएंगे और वहां पे भी कहीं ना कहीं इन्हीं का ही यूज करेंगे, ट्राई कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूं। द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पार्टली फिक्स्ड एंड, यहां पे एंड है, ठीक है, एंड पार्टली वेरीज एज द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। When in a certain month 540 units are consumed, the bill is rupees 1800, and in another month the bill is rupees 2040. In another month जब 500 यूनिट कंज्यूम हो तो बिल कितना होगा। देखो बच्चों, हम सभी के घरों में बिल आता है, आपको पता है ना, एक फिक्स अमाउंट तो आता ही आता है, ठीक है। मान लो 200 रुपया तो फिक्स ही है, ठीक है, होता ही है ना, ये तो आपने कभी बिल पे नोटिस किया हो तो कुछ तो फिक्स तो होता ही है। उसके बाद क्या होता है, कितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उस हिसाब से बनता है, कि अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग रेट होता है ना। पंजाब में बहुत ज्यादा है वैसे, तो एक यूनिट का मान लो 10 रुपए, ठीक है। मान लो मैंने 40 यूनिट करे कंज्यूम, तो 40 × 10 400 रुपया तो मेरा वैसे ही बनेगा। कुछ फिक्स भी रखा होगा, 150 रुपया मान लो फिक्स रखा होगा, तो वो तो सभी घरों के लिए। उसके बाद प्लस कितने यूनिट कंज्यूम करते हो, है ना, ये रहता है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, बेसिकली एक इक्वेशन बेस्ड टाइप है, डायरेक्टली डील की जा सकती है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, राइट, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, बट पहले हम इक्वेशन से करेंगे, ठीक है। दो तरीके से होगा ये क्वेश्चन, दोनों तरीके से समझाता हूं, सुनिए। अब मान लीजिए कि जो फिक्स बिल है, जो फिक्स्ड बिल है वो है x, ठीक है, और जो पर यूनिट बिल है, पर यूनिट है y, ठीक है, पर यूनिट y है, और जो फिक्स है वो x है। जब एक घर में 540 यूनिट्स कंज्यूम हुए थे, देखो उस घर में x तो आना ही आना था। जब 540 यूनिट्स कंज्यूम हुए थे तो एक यूनिट का अगर y रुपए है तो 540 y बनेगा। x बिल तो घर का फिक्स ही है, 540 यूनिट्स बने थे तो 540 y बनेगा, तो ये हो गया बिल 1800, ठीक है। एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन बन गई। दूसरा जब 620 यूनिट कंज्यूम हुए तो बिल बन गया 2040, ये दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब मैं आपको प्रेफर करूंगा कि इस क्वेश्चन में इक्वेशन मत यूज करना। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन जेन्युइन होती अगर ये वाला फिक्स ना होता, लेकिन ये फिक्स है ना, तो इक्वेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन मैंने बना दी है, अगर आप इसको माइनस करोगे तो x खत्म हो जाएगा, ये 80y इसके बराबर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचने के लिए बोलूंगा। सुनना, इस पूरे केस में, पहले वाले केस में और दूसरे वाले घर वाले केस में, सुनना ध्यान से मेरी बात, क्या फर्क है? फिक्स बिल तो आना ही आना है, फिक्स बिल तो आना ही आना है। सिर्फ 80 यूनिट ज्यादा कंज्यूम हुए, 80 यूनिट ज्यादा कंज्यूम हुए, 80 यूनिट ज्यादा कंज्यूम हुए दोनों घरों में, यही फर्क है। फिक्स बिल तो दोनों घरों में ही आ रहा है। 80 यूनिट ज्यादा कंज्यूम हुए तो बिल 240 रुपए बढ़ गया। 80 यूनिट ज्यादा कंज्यूम हुए तो बिल 240 रुपए बढ़ गया, मतलब एक यूनिट का जो प्राइस है वो 3 रुपए है। एक यूनिट का प्राइस 3 रुपए है, जो मैंने वाई माना था। यस और नो? जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 80 बनेगा, इसको सॉल्व करोगे तो 240 बनेगा, वहां से भी तो सेम बात आएगी, राइट? तो आप सिंपली सोचिए अपने दिमाग से, इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन की खास जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक जगह फिक्स है कि 540 की जगह 620, 80 यूनिट ज्यादा कंज्यूम हुए तो बिल 240 बढ़ गया,
तो एक यूनिट का प्राइस 80 यूनिट 240 है, तो एक यूनिट का प्राइस 240 बटा 80 3 रुपये होगा, राइट। एक यूनिट का प्राइस पता कर लो पहले तो, राइट। सपोज मेरे घर में बिल आया 1800 रुपए, साथ वाले घर में आया 2040, और हमें बताया गया कि आपने 80 यूनिट ज्यादा कंज्यूम करे। अब फिक्स बिल तो हम दोनों के घरों में आना ही आना था। अब 240 रुपए ज्यादा क्यों आया? फिक्स बिल तो सेम है ना दोनों घरों के लिए, क्योंकि हमने 80 यूनिट ज्यादा कंज्यूम करे। 540 और 620 का फर्क कितना है? 80 यूनिट ज्यादा कंज्यूम करे तो 240 रुपए ज्यादा बिल आया, तो एक यूनिट कितने रुपए का हुआ? 3 रुपए का हुआ। एक यूनिट कितने रुपए का हुआ? 3 रुपए का हुआ। अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा ध्यान से, जब एक यूनिट 3 रुपए का पता लग जाए आपको, सुनिए ध्यान से, तो आप ना इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन को पकड़ लो। मान लो इस इक्वेशन को पकड़े, जिस टाइम पे 540 यूनिट कंज्यूम हुए तो कितना रुपए खर्चा हुआ? तो 1620 रुपए आएगा, 1620 रुपए आएगा 540 इंटू 3। लेकिन बिल कितना आया था? 1800 रुपए। मतलब फिक्स बिल कितना है? 180 रुपए। दिमाग लगाइए, क्वेश्चन आपके दिमाग में अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा ये वाला। पहली चीज, दो इक्वेशंस दी हुई थी, दोनों इक्वेशंस में यूज करके आंसर निकाल सकता था। एक x प्लस 540y, दूसरा x प्लस 620y। लेकिन मैं डायरेक्ट भी सोच सकता था कि 80 यूनिट ज्यादा कंज्यूम हुए तो 240 रुपए ज्यादा बने, मतलब 80 यूनिट का 240 है, तो एक यूनिट का हुआ 3 रुपया। अब मैंने इस वाली लाइन को पकड़ लिया, जिस घर में 540 यूनिट कंज्यूम हुए थे, तो क्योंकि एक यूनिट 3 रुपए का था तो 1620 रुपए बिल आना चाहिए था, लेकिन बिल आया 1800, मतलब 1800 माइनस 1620, फिक्स खर्चा 180 रुपए है। तो फिक्स खर्चा भी पता लग गया, एक यूनिट का प्राइस भी पता लग गया। अब उस घर की बात करो जिसमें 500 यूनिट कंज्यूम हुए, तो 180 रुपए फिक्स बिल है जो आना ही आना है। अब 500 यूनिट कंज्यूम हुए हैं, तो एक यूनिट 3 रुपए के हिसाब से, एक यूनिट 3 रुपए के हिसाब से 500 यूनिट का 1500 हुआ, तो उस घर का टोटल बिल कितना होगा? उस घर का टोटल बिल होगा 1500 और 180 1680। क्लियर है? तो ये हमारी, हम खुद ही पकड़ लिए इस क्वेश्चन को ना, सोच के हम खुद ही पकड़ सकते हैं इसको। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? तो एक सिंपल सी बात फटाफट बता देता हूं कि 80 यूनिट ज्यादा कंज्यूम हुए तो 240 रुपए ज्यादा भरने पड़े। ठीक है, शॉर्टकट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है। तो एक यूनिट 3 रुपए का हुआ, एक यूनिट 3 रुपए का हुआ, तो जिस घर में 1800 बिल आया 540 यूनिट कंज्यूम हुए थे, तो अगर एक यूनिट 3 रुपए का है तो 540 इंटू 3 1620 रुपए आना चाहिए था। 1800 आया तो 1800 माइनस 1620, फिक्स खर्चा 180 लगा होगा तभी 1800 बने। तो फिक्स खर्चा पता लग गया, एक यूनिट का प्राइस पता लग गया, है ना। अब उस घर की बात करो जिस घर में 500 यूनिट कंज्यूम है, तो एक यूनिट जो है वो 3 रुपए का है, तो 500 यूनिट कितने के हुए? 1500। 180 फिक्स बिल है, तो 1500 और 180 कितना हुआ? 1680। दैट इज द आंसर। तो अगर आप तीनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, अगर आप तीनों क्वेश्चंस को, सॉरी पांचों क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, तो पांचों अलग अलग पैटर्न के थे। इसमें टोटल दिया हुआ था, इसमें इधर से निकाल के उधर डाला, तो ये इक्वेशन बेस के लिए ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, राइट। और ये बढ़िया, ये तो आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो ये 5 क्वेश्चंस ही बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। तो इक्वेशन बेस्ड टाइप जो हमने कल स्टार्ट की थी, उसको मैंने आज थोड़ा और वर्कआउट किया। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जिसके क्वेश्चंस भी काफी मिलते हैं हमें, क्वाइंस और इनकम बेस की तरफ। ठीक है, तो अब क्वाइंस के क्वेश्चंस पे हम वर्क करेंगे। ये था हमारा इक्वेशन वाला, जिसमें जितने क्वेश्चंस हो सके मैंने कवर अप किए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वाइंस वाले केसेस ऑफ क्वाइंस। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये क्वेश्चन एक बार हो चुका है इनडायरेक्टली, आप कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी अब वो बन चुकी है कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं क्वेश्चन को ट्रांसलेट करके। एक बॉक्स है, उसमें 3 तरह के सिक्के हैं, 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा। उनका रेशो है 1:2:3। तो बेसिकली ये जो 1:2:3 है ना, ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो है। और आगे क्या दिया हुआ है? टोटल अमाउंट दिया हुआ है बॉक्स का 30 रुपए, कि बॉक्स में जितने भी कॉइन्स है ना, उनकी टोटल कीमत दी हुई है 30 रुपए। 5 पैसा वाले कॉइन्स बताओ, नंबर पूछा है। ये वो क्रिकेट वाला क्वेश्चन जो किया था ना भी, 1000 रुपए की टिकट है, 500 रुपए की टिकट है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। कोई अलग फंडे बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से एक सिंपल सी इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो और निकलो, और एक्स वहां मानो जहां पूछा है, राइट। एक ट्राई तो बनता है आपका, आप कर सकते हो। और ये कॉइन्स का सबसे फेमस क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई कीजिए।
आप रुपीज़ में भी कर सकते हो, आप पैसे में भी कर सकते हो, आंसर दोनों केसेस में सेम रहेगा, तो उसका कोई इशू नहीं रहेगा। 30 रुपया है तो पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो आप, इसको ट्राई कीजिए। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ, ध्यान दीजिए। अभी अगर ये मुझे देता नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 30, तो मैं लेक्चर 1 की तरफ सीधा बोलता 6:30 है। लेकिन इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, ये रेशो थी नंबर ऑफ कॉइन्स की और ये थी एक्चुअल वैल्यू। ये रेशो थी नंबर ऑफ कॉइन्स की और ये थी एक्चुअल वैल्यू। तो दिस इज द डिफरेंस। तो करना क्या है, पूछा क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो जो रेशो दी हुई है नंबर ऑफ कॉइन्स की, उसमें वेरिएबल्स पोज कर लो। तो मैंने मान लिया नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स आर x, नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स आर 2x एंड नंबर ऑफ 5 पैसा कॉइन्स आर 3x। मैंने ये मान लिया, राइट। नंबर को सपोज कर लिया मैंने, कर लिया। अब कॉइन्स की कीमत दी हुई है 30 रुपए, तो सेम वैसे ही सोचना है जैसे क्रिकेट वाले क्वेश्चन में सोचा था आज, वैसे ही सोचना है कि 25 पैसा वाले कॉइन्स अगर मेरे पास 5 होते तो उनकी कीमत क्या होती, 5 × 25 125 पैसा। 25 पैसा वाले कॉइन्स मेरे पास 10 होते तो उनकी कीमत क्या होती, 10 × 25। लेकिन 25 पैसा वाले कॉइन्स मेरे पास कितने हैं, x 2x 3x क्यों माना, इस रेशो के हिसाब से। 25 पैसे वाले कॉइन्स मेरे पास कितने हैं, x। तो x को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास सारे के सारे 25 पैसे वाले सिक्कों की वैल्यू आ जाएगी। नंबर को अगर उसकी कीमत से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास 5 रुपए के सिक्के हैं, अगर वो 6 हैं तो आपके पास टोटल कीमत आ जाएगी ना 5 × 6 करके। नंबर को अगर उसकी कीमत से मल्टीप्लाई कर दो तो सारे के सारे 25 पैसे वाले सिक्कों की वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट। अब 10 पैसे वाले सिक्के अगर आपके पास 7 होते तो 7 × 10 70 पैसा होता, लेकिन आपके पास कितने हैं, 2x। तो 2x को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास सारे के सारे 10 पैसे वाले सिक्कों की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से 3x को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास सारे के सारे 5 पैसे वाले सिक्कों की वैल्यू आ जाएगी। ये है मेरे पास सारे के सारे 25 पैसे वाले सिक्कों की वैल्यू, ये 10 पैसे वाले सिक्कों की वैल्यू, ये 5 पैसे वाले सिक्कों की वैल्यू। मैं वैल्यू क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इन सभी की टोटल वैल्यू मुझे गिवन है 30 रुपया। लेकिन मैं यहां पैसे में चल रहा हूं, 25 पैसा इंटू नंबर पैसे में आएगा, पैसे में तो 30 रुपया मतलब 3000 पैसा, राइट। अब धीरे धीरे आप इक्वेशंस बनानी सीख रहे हो, ठीक है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब इक्वेशन बनानी आ गई, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन, एक सीधी इक्वेशन, एक सिंगल वेरिएबल की हो ना तो हमें किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं होती, वो भी वही चीज बनाएगी। तो 25x वैसे कॉमन भी ले सकते हो, प्लस 20x प्लस 15x इज इक्वल टू 3000। कॉमन लेके कट भी सकता था बट ज्यादा दिक्कत नहीं आई। 60x किसके बराबर आ गया मेरे पास, 3000 के। तो x कितना आ गया मेरे पास, 50। x कितना आ गया मेरे पास, 50। लेकिन 50 आंसर नहीं होगा। आपने पूछना, आपसे पूछा गया नंबर ऑफ 5 पैसा कॉइन्स। 5 पैसा कॉइन्स इनमें से कौन से थे, ये 25 पैसा, ये 10 पैसा, ये 5 पैसा, अकॉर्डिंग टू दिस रेशो। तो उसने ये वाले पूछे, तो x यहां डालोगे, x की वैल्यू कितनी आई है, 50। 3 × 50, आंसर शुड बी 150। आंसर शुड बी 150। तो एक सेम कैटेगरी है बेसिकली देखा जाए तो, बस ये कि नंबर ऑफ कॉइन्स के केसेस हो गए थे, वो टिकट वाले केसेस हो गए थे। तो जरूरत नहीं होती है टाइप्स की, जब आपका बेस बनाओ मतलब इक्वेशन आपका बेस होता है। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन, इजी था।
इजी था ना, राइट। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर आपसे करवाने वाला हूं सेम क्वेश्चन। सबसे पहले नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ था और मुझे नंबर ही निकालना था, तो मैंने इसमें x मान लिया, x 2x 3x। नंबर को अगर उसकी कीमत से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी टोटल कीमत आ जाएगी। नंबर को अगर उसकी कीमत से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कीमत आ जाएगी। नंबर को उसकी कीमत से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कीमत आ जाएगी। तो ये टोटल कीमत आएगी, लेकिन ये पैसे में आएगी, ये पैसे में आएगी। तो टोटल कीमत कितनी दी हुई है बॉक्स की? 30 रुपया। 30 रुपया मतलब 3000 पैसा। पैसे में कन्वर्ट किया तो x आ गया, x आ गया तो यहां पे डाल दिया, मेरे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। 1 रुपी मतलब 100 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा। इसमें रुपीज में भी जा सकते हो, पैसे में भी जा सकते हो, चॉइस आपकी है, राइट। कई बार रुपीज में जाने से फायदा भी होता है, कई बार नहीं भी होता, तो चॉइस है, वो चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर चाहिए मुझे जल्दी, क्विकली, ABCD क्विकली। इसमें एक ऑप्शन ऐड कर लेना, नन। ये क्वाइन का सबसे फेमस क्वेश्चन है जो किताबों में है। ट्राई कीजिए, आप निकाल सकते हो। सेम क्वेश्चन है। एक बैग में 3 तरह के सिक्के हैं, 3:8:20 में। तो 1 रुपया मतलब 100 पैसा वाला, 100 पैसा वाला मैंने 3x मान लिया, 50 पैसा मतलब 8x और 25 पैसा मतलब 20x। ठीक है, तो पहले मैं सारा पैसे के हिसाब से कर रहा हूं, तो 3x को 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 100 से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं पैसे में जा रहा हूं, ठीक है, ये पैसे में। प्लस 8x को 50 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे मैंने किया पीछे भी, प्लस 25 इंटू 20x। तो इनकी टोटल कीमत आ जाएगी एज इट इज है। सारा कुछ पैसे में लिया तो इसको भी पैसे में लेना पड़ेगा। रुपए को अगर पैसे में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 zeros यानी 100। तो 300 प्लस 400 प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे तो 500। कुछ खास कैलकुलेशन नहीं होगी, आप कॉमन भी ले सकते थे, आप कॉमन भी ले सकते थे। तो ये 1200x आ जाएगा, किसके बराबर? 37200 के बराबर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 1200x आ जाएगा। 1200x इसके बराबर आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा? 37200 बाय 1200। x 31 आ जाएगा बच्चों। x जब 31 आ जाएगा तो क्वेश्चन खत्म नहीं होता। आपसे टोटल कॉइन्स पूछे हैं, आपने तो x को कॉमन फैक्टर माना था ना, तो टोटल कॉइन्स कितने होंगे? 3x, 8x और 20x। इनको करना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 31x। तो अगर x 31 आया है, x 31 आया आपका, तो 31 को 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास 961 आंसर आ जाएगा। अगर आप रुपीज में करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा 3x इंटू 1 रुपया, 8x इंटू 50 पैसा मतलब आधा रुपया, और 20x इंटू 25 पैसा मतलब 1/4 रुपया। ये जरूरी नहीं होता कटेगा, कल को कैलकुलेशन कैसे भी हो सकती है, तो यहां पे तो आसान थी। तो x आ जाएगा 31, x 31 आ जाएगा, तो ये कितना है? 31x। तो 31 इंटू 31 आपका आंसर आ जाएगा 961। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन तो आपको किताबों में मिल जाएगा। मैंने क्वेश्चन चूज किया है कॉइन्स के बेस पे। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में और जो मैंने क्वेश्चन इसके बाद देना उसमें क्या फर्क है, सुनिएगा। यहां पे जो रेशियो दी हुई है ना, वो दी हुई है नंबर ऑफ कॉइन्स की। रेशियो किसकी दी हुई है? नंबर ऑफ कॉइन्स की। और एक्चुअल चीज दी हुई है टोटल वैल्यू। अब मैं जो क्वेश्चन देने वाला हूं कॉइन्स का, उसमें एक्चुअल चीज कॉइन्स है और रेशियो वैल्यू की दी हुई है। रेशियो वैल्यू की दी है मतलब इनको इंटरचेंज किया हुआ है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है।
पूछे उसमें भी कॉइन्स ही हुए हैं, ठीक है ना, मतलब सारे कॉइन्स दिए हुए हैं और बीच में से किसी के पूछे, आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं कई तरीके से कर सकता हूं, मैं सारे डिस्कस करूंगा, सुनना ध्यान से। एक बॉक्स है, एक करवा रहा हूं, उसके बाद एक आपसे करवाऊंगा, ठीक है। ये मैं करवा रहा हूं। एक बॉक्स है, उसमें 210 कॉइन्स हैं, टोटल 210 सिक्के हैं, ठीक है। डिनोमिनेशन दिया हुआ है 1 रुपया और 50 पैसा। डिनोमिनेशन मतलब या तो 1 रुपए के यानी 100 पैसे के या 50 पैसे के। आगे क्या दिया हुआ है, कहता जो 1 रुपए के सिक्के और जो 50 पैसे के सिक्के उनकी जो कीमत है ना, इस बार कीमत का सम नहीं दिया हुआ। पिछले क्वेश्चन में कीमत का सम दिया हुआ था, उससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी कीमत का सम दिया हुआ था, राइट। इस बार कीमत का सम नहीं दिया हुआ, कीमत जो है यानी जो वैल्यू है उसका रेशियो दिया हुआ है। तो पूछा गया है 1 रुपी कॉइन्स। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ था, तो x आप नंबर ऑफ कॉइन्स में मान लेते थे। इस बार 1 रुपी कॉइन पूछे और टोटल कॉइन्स दिए हुए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करोगे और इक्वेशन कैसे बनाओगे वो सिखा रहा हूं। बाद में एक शॉर्टकट फंडा भी सिखा दूंगा, बट फिलहाल पहली बार दिमाग कैसे चलेगा सुनिएगा। टोटल 210 कॉइन्स हैं, 1 रुपए वाले पूछे हैं, तो 1 रुपए वाले को x मान लूं तो 50 पैसे वाले कितने होंगे, 210 माइनस x होंगे, यस और नो। अगर मैं 1 रुपए वाले को x मान लूं तो 50 पैसे वाले 210 माइनस x होंगे, यस और नो। सोचो, है ना। 1 रुपए वाले अगर x हैं तो 50 पैसे वाले 210 माइनस x होंगे। तो 1 रुपए वाले को 1 रुपए वाले के और 50 पैसे वाले की वैल्यू की रेशियो दे रखी है, सुनना ध्यान से। अगर 1 रुपए वाले कॉइन्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 रुपए वाले जितने भी कॉइन्स हैं उनकी रेशियो आ जाएगी, उनकी वैल्यू आ जाएगी पैसे में, उनकी वैल्यू आ जाएगी पैसे में। और 50 पैसे वाले कॉइन्स को 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 50 पैसे वालों की वैल्यू आ जाएगी पैसे में। लास्ट क्वेश्चन में यही कर रहा था, बस इस बार टोटल कॉइन्स दिए हुए हैं, टोटल कॉइन्स दिए हुए हैं, बट कितने 1 रुपए वाले हैं कितने 50 पैसे वाले हैं मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया 1 रुपए वाले x है, 1 रुपए वाले x है, तो 50 पैसे वाले कितने होंगे बचे हुए। ऐसे ही सपोज करते हैं ना, अगर टोटल दिया हो और एक का ना एक टोटल दिया हो बट इंडिविजुअल ना पता हो, तो एक x होगा, दूसरा 210 माइनस x होगा। फिर आगे देखा तो जो रेशियो था वो वैल्यू का था, तो x को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 रुपए वाले सिक्कों की वैल्यू आ जाएगी, 210 माइनस x को 50 से मल्टीप्लाई करूं तो उनकी वैल्यू आ जाएगी। पिछले क्वेश्चन में वैल्यू का क्या दिया हुआ था, सम। इस क्वेश्चन में वैल्यू का क्या दिया हुआ है, रेशियो। x आ जाएगा, कैलकुलेशन मेरे पे छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं करवा दूंगा छोटी। इक्वेशन क्लियर कीजिए। इस इक्वेशन में और पिछली इक्वेशन में क्या फर्क था, पिछली इक्वेशन में वैल्यू का सम दिया हुआ था तो इसको और इसको प्लस करके बराबर रखते थे। इस इक्वेशन में वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बदलना पड़ता है। कैलकुलेशंस 2 11 ऊपर आया, 13 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई मत करो, संभाल के रखो, अभी तक कोई कैलकुलेशन नहीं की है। ये 13 इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा। पहली कैलकुलेशन पूरे क्वेश्चन में 35 के टेबल पे इसको काटा, 5 पे भी काट सकते थे आप, बाद में 7 पे काट लेते हैं, आंसर आ गया। बात ये नहीं है कि कौन से बच्चे ने शॉर्टकट यूज किया, कौन से ने इक्वेशन यूज किया, बात ये है कि जो कर रहे हो आपकी समझ में है या नहीं। मेरे पास शॉर्टकट भी है इसका, मैं वो भी समझा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर मेरा ये मानना था कि अगर लास्ट क्वेश्चन हमने किया है बेसिक से तो इसको भी बेसिक से करें। क्लियर है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट। सबसे पहले इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल दिए हुए थे और 1 रुपए वाले पूछे हुए थे, तो मैंने 1 रुपए को नंबर ऑफ कॉइन्स को x माना, तो 50 पैसे वाले बचे हुए होंगे। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कीमत आ जाएगी पैसे में, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कीमत आ जाएगी पैसे में। कीमत का सम नहीं दिया हुआ, कीमत का रेशियो दिया हुआ है। और ऐसी इक्वेशंस हम बनाते आ रहे हैं। कैलकुलेशन करने से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और मल्टीप्लाई तब तक मत करना जब तक लास्ट स्टेप ना हो। आपने देखा होगा मैंने 13 को 210 से मल्टीप्लाई लास्ट तक नहीं किया। क्लियर क्लियर। तो देखो दोनों क्वेश्चंस मैंने कैसे चेंज किए, एक में सीधा दिया हुआ था वैल्यू का सम, इसमें वैल्यू का रेशियो दिया हुआ था। तो मेरी कोशिश होती है कि कोई भी क्वेश्चंस हो ज्यादा से ज्यादा क्लासेस में ही कवर अप हो। ठीक है, एक चीज और डिस्कस कर सकते हैं इस क्वेश्चन में अगर आप चाहो तो। ठीक है, मैं जनरली बता रहा हूँ, ठीक है, इसको शॉर्टकट मत लेना,
थोड़ा सोचना दिमाग से, सुनना। आपको 210 क्या दिया हुआ है, 1 रुपए वाले और 50 पैसे वाले का सम, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर दिया हुआ है। 210 क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉइन्स। ये रेशो किसका है, ये रेशो है 1 रुपए वाले और 50 पैसे वालों की वैल्यू का रेशो है। सुनना ध्यान से, ये रेशो है वैल्यू का, 50 पैसा, ये वैल्यू का रेशो है, नंबर ऑफ कॉइन्स है। सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर ये रेशो नंबर ऑफ कॉइन्स का होता तो मैं लेक्चर 1 के हिसाब से बोलता भाई 24 से 210 है, 13 और 11 24 से 210 है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी वो नंबर ऑफ कॉइन्स थे, उसका सम था, ये वैल्यू का रेशो था। लेकिन अगर हम दिमाग लगाकर वैल्यू का रेशो नंबर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सी बात टेढ़ी थी, पिछला वाला तो बहुत इजी था ना, सीधा था, राइट। पिछले वाले की तरह एक क्वेश्चन और आएगा इसके बाद, वो भी डिस्कस करेंगे, पर इसमें थोड़ी बात टेढ़ी थी, इसमें रेशो वैल्यू की थी, गिवन नंबर ऑफ कॉइन्स थी। तो अगर आप वैल्यू को कन्वर्ट कर लो नंबर में, ये वाला रेशो को, तो आंसर आ जाएगा सीधा। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो बेसिक तो करवाया हुआ उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल चीज है। सुनना ध्यान से, 1 रुपए की वैल्यू 13 रुपए है। मान लो मेरे पास 1-1 रुपए के सिक्के हैं, अपने दिमाग से सोचना, आपके पास 1-1 रुपए के सिक्के हैं काफी सारे, उनकी कीमत 13 रुपए बन रही है, तो बताओ कितने सिक्के होंगे, बताओ। अरे 13 ही होंगे, 13 ही होंगे ना। अगर कीमत 13 है 1-1 रुपए वालों की, तो सिक्के भी तो 13 ही होंगे। तो अगर वैल्यू 13 थी तो सिक्के भी 13 होंगे। लेकिन 50 पैसे वाले, 8 आना 50 पैसा, ठीक है 98 बोलते हैं ना, खर्ची है कभी, खर्ची होगी, छोटे होते, राइट। अगर यंग हो गए तो नहीं खर्ची होगी, बहुत यंग हो गए 20-22, क्योंकि हमारे टाइम में तो चलती थी, ठीक है। कोई 27-28 वाला होगा तो उसने पक्का खर्ची होगी, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा हूं वैसे, 32 वाला हूं, पर चलाते थे, ठीक है। तो 50 पैसे के सिक्के हैं मेरे पास, काफी सारे सिक्के हैं 50 पैसे के, कॉमन सेंस यूज करनी है। 50 पैसे के काफी सारे सिक्के हैं, उनकी कीमत कैलकुलेट करने बैठा तो 11 रुपए बनी। 50 पैसे वालों की सिक्कों की कीमत 11 रुपए बनी, तो बताइए कितने सिक्के होंगे? अरे 22 सिक्के होंगे, सोचो, तभी 11 रुपए बन रही है। तो ये आपकी वैल्यू की रेशो नंबर में कन्वर्ट होगी। अगर 1 रुपए वालों की वैल्यू 13 रुपए है तो सिक्के भी 13 होंगे। अगर 50 पैसे वालों की वैल्यू 11 रुपए बन रही है तो 50 पैसा करके 11 रुपए बन रहा है, तो कितने सिक्के लेके बैठा हूं? 22। तो अब सीधा कर सकते हो आप, 35 से हो गए 13 भाई, 35 से 210 है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो। एक हिस्सा 6 आ जाएगा तो 13 इससे कितने आ जाएंगे? 13 6 के 78। वो बेसिक बुरा नहीं था, उसमें भी कैलकुलेशन कुछ खास नहीं थी, सिर्फ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें भी सेम स्टेप्स ही थे, सिर्फ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। बच्चे को लगता है कि कोई शॉर्टकट है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें बन रही थी तो मैंने आपको बता दी, उसमें भी बन रही थी, पर उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाओगे। पैसे में जैसे मैंने सिखाया वैसे ही फॉलो करना है, इवन इसमें भी वैसे ही फॉलो करो। अगर आपको लगे कि आप ये सोच सकते हो तो आप सोच लीजिएगा। मैं एक बार हिंट दे देता हूं, जैसे मान लो कल को वैल्यू की रेशो दी हो 1 रुपए में, 50 पैसे में और 25 पैसे में, मान लो कुछ भी दियो, 5 4 7, मान लो ये दियो, तो आपने दिमाग क्या लगाना, सुनो। 1 रुपए वालों की कीमत 5 रुपए है तो सिक्के भी 5 होंगे। 50 पैसे वालों की कीमत 4 रुपए है तो आपने ये सोचना है कितने 50 पैसे मिलके 4 रुपए बनेंगे? 8। काफी सारे 25 पैसे हैं, राइट, चौवानी बोलते थे, राइट। 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा करके 7 रुपए बने पड़े हैं, तो कितने 25 पैसे होंगे? 28। तो ये आपकी वैल्यू की रेशो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। इस क्वेश्चन में आप कर सकते हो अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल गिवन है, राइट। बट अगर आप बेसिक भी यूज करते हो तो वो भी अच्छा है, चॉइस आपकी है। मैंने दोनों चीजें आपको बताई। बच्चों पिछला क्वेश्चन किया था, हमेशा वैसे ही करना है जैसे मैंने करवाया, क्योंकि एक सीधी इक्वेशन सिंगल फॉर्म में बन रही थी, इसमें भी। तो इन दोनों के बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, दिमाग लगा लीजिएगा। फिर हम अगली टाइप पे चलते हैं। कॉइन्स के सबसे फेमस क्वेश्चन थे जो मैंने दिए हैं अभी, और वही आते हैं बार बार। एक क्वेश्चन और मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है, कॉइन्स का बढ़िया क्वेश्चन था, सोचा थोड़ी और प्रैक्टिस करवाते। दिमाग लगाना, क्वेश्चन में कुछ स्कीम लगेगी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप कर सकते हो, कुछ गिवन है
सब कुछ गिवन है, एक बार ध्यान से पढ़ना। और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आप अगर फोकस करोगे, आपसे पूछा गया है तो आपका आंसर आ जाएगा। सत्य भारत के पास कुछ 50 पैसा के कॉइन्स हैं, कुछ 2 रुपए के कॉइन्स हैं, कुछ 1 रुपए के कॉइन्स हैं, कुछ 5 रुपए के कॉइन्स हैं। टोटल कीमत 50 रुपए। 2 रुपए के कॉइन्स 5 ज्यादा हैं 5 रुपए के कॉइन्स से। 50 पैसे वाले कॉइन्स डबल हैं 1 रुपए के। 50 पैसा और 1 रुपए की कीमत दी हुई है, 2 रुपए पूछे हुए हैं। बहुत सौखा क्वेश्चन है बच्चों, बस पकड़ लेना गिवन के, आपको कर सकते हो आप। चलिए निकालिए आंसर। चलिए करते हैं डिस्कस। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से पढ़ो। 4 तरह के सिक्के उसके पास, पर उसने एक क्वेश्चन में बड़ी अच्छी चीज दे दी हमें। 50 पैसा और 1 रुपए वाले जितने भी कॉइन्स हैं उनकी कीमत कितनी है? 26 रुपए। टोटल कीमत कितनी है? 50 रुपए। मतलब 2 रुपए वाले और 5 रुपए वालों की कीमत कितनी होगी? 24 रुपए। 2 रुपए वाले अगर 50, देखो 4 तरह के कॉइन है, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। अगर 50 पैसा और 1 रुपया वालों की कीमत 26 रुपए है और टोटल कीमत 50 रुपए है, मतलब 2 रुपए वाले कॉइन्स और 5 रुपए वाले कॉइन्स की कीमत होगी कितनी? 24 रुपए। पहले तो ये पॉइंट क्लियर करो, ये वैल्यू होगी 24 रुपए। पहले तो ये पॉइंट क्लियर करो, फिर आगे चलेंगे। टोटल कीमत है चारों के चारों कॉइन्स की वैल्यू 50 रुपए, जिसमें से 1 रुपए और 50 पैसे के जितने भी सिक्के हैं उनकी कीमत है 26 रुपए। मतलब बची कीमत कितनी? 24 रुपए। ठीक है, बची कीमत कितनी? 24 रुपए। सुनिए ध्यान से। अब 5 रुपए और 2 रुपए वालों का कुछ बताया होगा पक्का, पढ़ो इसको। 2 रुपए वाले कॉइन्स 5 ज्यादा हैं 5 रुपए वाले कॉइन्स से, तो अगर 5 रुपए वाले कॉइन्स नंबर ऑफ कॉइन्स x हैं तो 2 रुपए वाले कॉइन्स x + 5 होंगे। यस और नो? यस और नो? अगर 5 रुपए वाले कॉइन्स x हैं तो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट जो मैंने यहां पे बनाया है कि 2 रुपए वाले कॉइन्स 5 ज्यादा हैं 5 रुपए वाले कॉइन्स से, तो अगर 5 रुपए वाले कॉइन्स x होंगे नंबर में तो 2 रुपए वाले कॉइन्स x + 5 होंगे। राइट। अब हम वैसी ही इक्वेशन बनाएंगे जैसे हमने पीछे बनाई। x को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 रुपए के जितने भी सिक्के उनकी वैल्यू आ जाएगी, x + 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 रुपए वाले जितने भी सिक्के उनकी वैल्यू आ जाएगी रुपीस में। और मुझे इसकी और इसकी वैल्यू पता है कितनी? 24 रुपए। ये एक छोटी सी सिंपल सी इक्वेशन बनेगी और आपके पास आंसर होगा। घूमने वाला बच्चा 50 पैसे को भी लेके बैठा होगा, जरूरत नहीं है यार, दिमाग लगा। टोटल कीमत 50 रुपए है, जिसमें 1 रुपए और 50 पैसे वालों की कीमत 26 रुपए है, तो बचा कितना? 24 रुपए। वो किसकी कीमत होगी? वो होगी
₹2 वाले और ₹5 वालों की। अब ₹2 और ₹5 वालों का एक रिलेशन भी दिया हुआ है कि ₹2 वाले कॉइन्स 5 ज्यादा हैं ₹5 वालों से, तो अगर ₹5 वाले x है तो ₹2 वाले x+5 हुए। अब ₹5 वाले x कॉइन्स हैं, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ₹5 वालों की कीमत आ जाएगी, ये ₹2 वालों की कीमत आ जाएगी। इनकी टोटल कीमत मुझे कैसे पता लगा? ₹24 है, 50 में से ₹26 माइनस करके, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। 5x प्लस दिस वन 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 24, तो 7x 24 आ जाएगा। 7x कितना आ जाएगा? 14, तो x2 आ जाएगा। x2 आ जाएगा, तो ₹5 वाले कॉइन्स 2 हैं और ₹2 वाले कॉइन्स 2 + 5 कितना आ जाएगा? 7। और क्वालिटी लेवल क्वेश्चन वही था, एप्टीट्यूड कैसे घूम रहा है आपके सामने, ठीक है। चीजें घुमा फिरा के लिख दो, कहानी बनाकर लिख दो, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, राइट। क्वेश्चन वही था। क्लियर है सभी को? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं फटाफट, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, राइट। बच्चों टोटल जो कॉइन्स हैं, राइट, वो 4 तरह के हैं। 50 पैसा, ₹1, ₹2, ₹5। उनकी कीमत ₹50 है, जिसमें से 50 पैसा और ₹1 वालों की वैल्यू ₹26 है, तो मतलब दूसरों की वैल्यू ₹24 होगी। मैं दूसरों की तरफ क्यों गया? क्योंकि मुझे ₹2 वाले कॉइन्स बताने थे। अब उनके बारे में ये बोला गया कि ₹2 वाले कॉइन्स 5 ज्यादा हैं ₹5 वाले कॉइन्स है, तो ₹2 वाले कॉइन्स अगर x हैं तो ₹5 वाले कॉइन्स x+5 होंगे। लेकिन ये नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं है, ये कॉइन्स की कीमत है, ये कॉइन्स की कीमत है। तो इंटू 5 ₹5 वाला, इंटू 2 ₹2 वाला, प्लस कर दीजिए। तो यहां से x आ गया 2, यहां से x2 आ गया, तो ₹2 वाले कॉइन्स मेरे पास, ₹5 वाले कॉइन्स मेरे पास कितने आ गए? 2, और ₹2 वाले कॉइन्स कितने आ गए? 5 ज्यादा थे, तो 2 + 5 कितना आ गया? 7। क्योंकि मैंने सपोज किया था नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स आर x+5 एंड नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स आर x, तभी नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स x+5 था अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। क्लियर एवरीवन? अब हम मूव करते हैं टाइप 5 की तरफ। बेसिकली ये क्वेश्चन सारे एक ही पैटर्न पे हैं, इक्वेशन वाली बेसिक को कनेक्ट करते हैं। जैसे मैंने इक्वेशन की टाइप करवाई, उसके बाद ये करवाई, अब सेम इनकम और सेविंग की है, वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है काफी क्वेश्चंस को। तो अब हम वर्क करेंगे इनकम बेस्ड क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। P एंड Q की मंथली इनकम की रेशो दे रखी है और उनके खर्चों की रेशो भी दे रखी है, और दोनों 300 रुपए बचा रहे हैं, और P की मंथली इनकम पूछी है। ये क्वेश्चन है। एक काम करता हूं, एक करवा ही देता हूं, है ना, फिर नेक्स्ट आपसे करवाता हूं। बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं है जो हमने नहीं पढ़ रखा, बट कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मुझे आपके दिमाग में डालने। पहला तो x उधर मानिए जहां पे पूछा है, क्योंकि रेशियोज 2 दी हुई हैं। इनकम में इनकम पूछी हुई है तो इनकम में x मानिए। तो मान लीजिए P की इनकम है 2x और Q की इनकम है 3x। x उधर मानिए जहां पे आपको पूछा है। अगर एक्सपेंडिचर पूछा होता तो एक्सपेंडिचर में x मानते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सपेंडिचर में वेरिएबल मानना चाहोगे इन फ्यूचर तो सेम मत मान लेना। मैंने देखा अक्सर कई बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, सेम मत मान लेना, 5y और 9y मानना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। सेम मत मान लेना, क्योंकि रेशियोज में कॉमन फैक्टर हमेशा डिफरेंट होते हैं। अगर ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है, कॉमन फैक्टर सेम नहीं होता है। अवॉइड कीजिएगा इन चीजों को। अब इक्वेशन कैसे बनानी है सुनिए। आपको एक चीज और दी हुई है, सेविंग। सुनना ध्यान से। P की इनकम है 2x, P की सेविंग है 300, Q की इनकम है 3x, ठीक है। Q की सेविंग है 300, Q की भी सेविंग है 300। मैं दोबारा लिख रहा हूं, एक सेकेंड। P की इनकम है 2x, Q की भी इनकम मैंने मान ली 3x। दोनों की सेविंग है 300 रुपए ईच, लिखा हुआ है ना, देख लो, पढ़ लो एक बार अच्छे से। ईच सेव्स 300 पर मंथ, ईच ऑफ देम, ठीक है। तो ये इनकम है, ये सेविंग है, ये इनकम है, ये सेविंग है। इनकम में से सेविंग माइनस कर दे दूं तो ये क्या होगा? सोचो, इनकम में से बचत निकाल दूं तो वही होगा जो खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर। इसकी इनकम में से इसकी एक्सपेंडिचर आ जाएगी। इनकम में से सेविंग माइनस कर दो तो एक्सपेंडिचर। मैं एक्सपेंडिचर क्यों ले रहा हूं? मेरा दिमाग कैसे चला एक्सपेंडिचर? क्योंकि एक्सपेंडिचर का रेशो दिया हुआ है 5:9। तो आप देख रहे हो ना, क्वेश्चन सारे अलग अलग टाइप्स आ रही हैं, प्लेटफॉर्म वही है, इक्वेशन बनाना आना चाहिए, बेसिकली पार्ट वही है, बेसिक वही है सारा, राइट। तो 5:9, दैट्स ऑल। अब 9 इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट, 9 इससे भी मल्टीप्लाई होगा,
राइट। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कैलकुलेशन कुछ खास नहीं होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x 1200, तो x 400 आ जाएगा, x 400 आ जाएगा। सुनिए ध्यान से, लेकिन उसने पूछे पी की इनकम हमने कितनी मानी थी 2x, क्यू की इनकम हमने 3x मानी थी, तो x अगर 400 आ गया तो आपका जो आंसर होगा ना वो 800 हो जाएगा। क्लियर। तो देख रहे हो ना सारे क्वेश्चंस कैसे बनते जा रहे हैं, एक पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा। कल को पेपर में कुछ नया आएगा तो वो भी बन जाएगा, कल को पेपर में कुछ नया आएगा तो वो भी बन जाएगा, है ना। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। ध्यान दीजिएगा, एक बार एक चीज और बताता हूं, सुनना ध्यान से। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमने तो इसमें x मानना है, कईयों ने हो सकता है माना भी हो, खर्चे में सेविंग जोड़ दी हो, खर्चे में सेविंग जोड़ दोगे तो इनकम आ जाएगी, ये खर्चा है, खर्चे में सेविंग जोड़ दी तो इनकम आ जाएगी, और इनकम के रेशो, नो डाउट आपने गलत नहीं किया होगा, पर बच्चे से गलती कहां होती है, आपका जो भी एक्स आया होगा, आपका जो भी एक्स आया होगा उसको पुट करोगे तो आपके पास एक्सपेंडिचर्स आएंगे। मैंने क्वेश्चन में देखा पूछा गया था इनकम, इसलिए मैंने एक्स इनकम में माना था। तो अब आंसर तक तो भी पहुंच सकते हो, आपका जो भी एक्स आया होगा उसको एक्सपेंडिचर में डाल के 300 ऐड कर देना, फिर जाके आपको आंसर मिलेगा, ऐसे नहीं आंसर मिलेगा, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा एक्स को 5 में पुट कर देंगे तो आंसर होगा, वो एक्सपेंडिचर होगा बच्चा, यहां से आपकी इनकम पूछी है। कई बच्चों ने ऐसा भी सोचा हो सकता है कि इसकी इनकम है 2x, x का एक्सपेंडिचर है 5y, इसकी इनकम है 3x, रेशियो में सेम वेरिएबल होता है ना, इधर भी सेम होगा, तो इसकी 9y। कई बच्चों ने ऐसी 2 इक्वेशंस बनाई होंगी, तो वो भी ठीक है बच्चों, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, ये भी गलत नहीं है, पर मेरी कोशिश होती है वेरिएबल कम से कम यूज करूं, जहां पे बहुत जरूरत होती है ना तभी यूज करता हूं। ऐसे भी आंसर आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी 2 वेरिएबल की। तो मैंने क्या किया, मैंने इनकम पकड़ी, क्योंकि इनकम पूछी थी, कल को कंफ्यूजन नहीं होगी। पहला पॉइंट दिमाग में ये बिठा लिया करो, पूछा क्या उसमें एक्स मान लिया करो, और दिमाग में बिठा लिया करो जो भी एक्स आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तब इनकम आएगी, राइट। ये 3x रेशो दी थी तो मान लिया, मैंने इनकम में से सेविंग माइनस करवा दी, इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशो पता है, खत्म बात, राइट। क्लियर है। अब एक निकाल दीजिए, मुझे निकाल के दिखाइए, फिर हम आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन थोड़े बदलेंगे, निकाल के दिखाइए। सेविंग सेम नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज होती है अपने हाथ से करना, तो ये आपके अपने हाथ से होगा क्वेश्चन, अगर आप चाहोगे तो। दोनों की इनकम का रेशो दिया हुआ है, तो सपोज कर लीजिए फर्स्ट पर्सन की इनकम 5x है, सेकंड की 3x है, कर लिया होगा आप सभी ने, वेरी गुड। जिनका भी आंसर आया, इसकी सेविंग है 1300, इसकी सेविंग है 900। इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर, दोनों के एक्सपेंडिचर की रेशो पता है, सॉल्व कर लीजिएगा। इस बार मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये इनकम सेविंग का सबसे फेमस क्वेश्चन है किताबों में, ठीक है। जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं सब अकॉर्डिंग टू बुक्स, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो जहां सबसे ज्यादा आए हैं वो आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे मेरे सेशंस में, राइट। तो ये क्वेश्चन था इनकम सेविंग के बेस पे, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। इस क्वेश्चन में 2 चीजें, पहला लेक्चर नंबर 1 यूज होगा क्योंकि एक्सपेंडिचर का रेशो दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर का सम दिया हुआ है। दूसरा थोड़ा सा परसेंटेज का पार्ट भी यूज होगा, तो दिमाग लगाइएगा, आप लोग आंसर दे सकते हो, राइट। ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, सारा कुछ गिवन है, आपको एक्स मानने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सपेंडिचर गिवन है और एक्सपेंडिचर का रेशो भी गिवन है, तो आपके लिए काफी ईजी है ये क्वेश्चन। ट्राई कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे, ट्राई कीजिए। एबीसी का एक्सपेंडिचर का रेशो है 16 रेशो 12 रेशो 9 और खर्चे, टोटल खर्चा दिया हुआ है 7400 रुपया, ठीक है। बी की इनकम पूछी है, सेविंग की परसेंटेज गिवन है, तो कुछ यूनिटरी मेथड का कनेक्शन है परसेंटेज का और कुछ रेशो के लेक्चर नंबर 1 का कनेक्शन है। क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड सेविंग्स। इसके बाद एक और बढ़िया क्वेश्चन देंगे आपको, ये इजी है, आप कर सकते हो।
चलिए देखो, रेशो दिया हुआ है एक्सपेंडिचर का, सुनते रहना एक बार। कितना दिया हुआ है? 16:12:9, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का सम भी दिया हुआ है, कितना? 7400। तीनों के एक्सपेंडिचर का सम। तो जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, अगर आपको टोटल सम भी पता है और टोटल रेशो भी पता है तो आप हिस्से देखो कितने हैं। 37 हिस्से 7400 हैं, तो एक हिस्सा कितना आ जाएगा? 200। वो कैसे पता लगेगा? इसको इससे डिवाइड करके। तो बी का एक्सपेंडिचर आ जाएगा मेरे पास 2400। बी का एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा मेरे पास? 2400। 12 × 200। अब मैं बी का ही क्यों निकाल रहा हूँ, बाकियों को क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि बाकियों की जरूरत क्या है, मुझे बी की इनकम चाहिए। लेकिन बी का एक्सपेंडिचर आ गया मेरे पास 2400। तो आपको कुछ याद आया? बी का क्या दिया हुआ है? सेविंग कितनी? 40%। कोई टाइप याद आई? इनकम पूछिए। कोई क्वेश्चन याद आया? यूनिटरी मेथड, परसेंटेज का, ठीक है। आप एक्स से भी कर सकते हो, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा था एक्चुअल क्या गिवन है, उसकी परसेंटेज ढूंढ लो, राइट। अब बी की बात हो रही है, सारे केस में बात ही बी की हो रही है। तो एक बार मैं दोबारा कर देता हूं, फटाफट सुनिए ध्यान से। 16:12:9, 37 हिस्से 7400 हैं। ये रेशो भी एक्सपेंडिचर की थी, ये भी एक्सपेंडिचर था, तो एक हिस्सा 200 होगा। तो बी का एक्सपेंडिचर हुआ 12 × 200 यानी 2400। बी का एक्सपेंडिचर आ गया। अब क्योंकि बी की सेविंग, ये ए की सेविंग है, ये बी की सेविंग है, ये सी की सेविंग है, क्योंकि बी की सेविंग 40% है तो बी का एक्सपेंडिचर 60% होगा। आप ये भी कह सकते हो 60% एक्सपेंडिचर किसका? इनकम का। तो 60% ऑफ एक्स इज 2400, तो 1% ऑफ एक्स इज। तो ऐसे कनेक्ट होते हैं चैप्टर्स, तभी बोलता हूं परसेंटेज जो रेशियो हमारा बेस है। तो 100% कितना आ जाएगा? 40 × 100 यानी 4000 आपका आंसर। थोड़ा सा यूनिटरी मेथड यूज हुआ, थोड़ा सा लेक्चर 1 यूज हुआ, टाइप बना दी इनकम एक्सपेंडिचर की, है ना। है तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, तो आप कर सकते थे। मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया और एक्सपेंडिचर का ही सम दिया हुआ है, तो बी का एक्सपेंडिचर क्या? ए का भी आ जाएगा, सी का भी आ जाएगा। अब क्योंकि बी का एक्सपेंडिचर ही क्यों उठाया? क्योंकि मुझे सिर्फ बी की इनकम बतानी है। तो क्योंकि बी का सेविंग 40% है तो बी का खर्चा 60% होगा, वो दिया हुआ है। 100% निकाल लो। 100% क्यों निकाला? क्योंकि बी की इनकम निकालनी थी। बढ़िया क्वेश्चन था। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर इस इस लेक्चर को खत्म करते हैं। दैट इज लेक्चर नंबर 3। इसमें लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, चलिए निकाल दीजिएगा, थोड़ा सा खुश कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को वर्क करके निकाल के। क्वेश्चन में दम है, मैं आपको पढ़ देता हूं क्वेश्चन को। ए बी सी का इनकम का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। ए की इनकम दी हुई है, बिल्कुल ठीक है। ए की सेविंग दी हुई है, तो आपसे पूछे हैं बी एंड सी की सेविंग्स। बी एंड सी की सेविंग्स, दिमाग लगाइए, आंसर निकल जाएगा। सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। बहुत इजी केस है, ट्राई कीजिएगा, निकलेगा आंसर आपसे। ट्राई कीजिएगा। 80 सेकेंड्स, 80 to 90 सेकेंड्स दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको, ट्राई कीजिएगा।
आपको एक ही इनकम दी हुई है, ठीक है। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज हमने 3 टाइप्स को वर्कआउट किया, इक्वेशन टाइप खत्म करी, क्वाइंस के केसेस करे और इनकम सेविंग के केसेस करे। ध्यान देना, तो ये एबीसी के इनकम की रेशियो है, ये एक्सपेंडिचर की रेशियो है। एक्चुअल वैल्यू क्या किया मैंने, इन द इनकम ऑफ 2400 ए सेव्स 300, मतलब ए अपनी 2400 की इनकम में से 300 सेव कर रहा है, तो मतलब ए की इनकम 2400 है। तो अगर ए की इनकम 2400 है, अगर ए की इनकम 2400 है, तो इनकम वाली रेशियो के हिसाब से अगर ए की इनकम 2400 है तो बी और सी की इनकम आ जाएगी 1 × 800, कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, 3 इससे 2400 है तो इसकी 5600 आ जाएगी और इसकी 3200 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ए की इनकम दी हुई है और तीनों की इनकम की रेशियो दी हुई है, ठीक है। ए 300 रुपये बचा रहा है, तो ए खर्चा कितना कर रहा है, ये तो इनकी इनकम होगी ना, ये तो इनकी इनकम होगी। ये 300 रुपये बचा रहा है तो ये खर्चा कितना कर रहा है, 2100 रुपये। ये तीनों की एक्सपेंडिचर की रेशो है, तो तीनों की एक्सपेंडिचर की रेशो तो है, बट एक्सपेंडिचर मुझे ए का पता है, क्योंकि 2400 में से अगर 300 बचा रहा है तो खर्चा कितना कर रहा है, 2100। तो एक हिस्सा कितना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दो, 525 आएगा, तो इसको 525 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बी का खर्चा आ जाएगा मेरे पास 3 × 525 यानी 1575, और इसका आ जाएगा 2625। तो अब आपसे पूछा गया, आपसे पूछी हैं बी एंड सी की सेविंग्स, तो आपने करना क्या है, बी की इनकम में से बी का खर्चा माइनस कर दो और सी की इनकम में से सी का खर्चा माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आंसर होगा आपका। बढ़िया क्वेश्चन था ना, दिमाग ऐसे लगता होता है, ये भी लेक्चर 1 से ही रिलेटेड था अगर मैं देखूं ध्यान से। हाँ, इनकम सेविंग की टाइप में रख दिया था, लेकिन सब कुछ गिवन था, हमें एक्स मानने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, सुनिए, क्योंकि ए की इनकम दी हुई थी, क्योंकि ए की इनकम दी हुई थी, तो इस रेशियो के हिसाब से बी की इनकम भी आ गई और सी की इनकम भी आ गई। 3 इससे 2400 थे तो बी की इनकम 5600 आ गई 7 हिस्सों के हिसाब से, और ये 3200 आ गई, क्योंकि ए का खर्चा दिया हुआ था, ए की सेविंग 300 थी, 2400 में से तो खर्चा 2100 था, तो इस रेशियो के हिसाब से 4 इससे 2100 तो एक हिस्सा 1525, तो ये बी का खर्चा आ गया और ये सी का खर्चा आ गया। बी और सी के इनकम में से उनके खर्चे माइनस कर देंगे तो उनकी सेविंग्स आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी, ऑप्शन ए। तो ये थे इनकम सेविंग के टाइप। तो स्टूडेंट्स मेहनत करते रहिए, मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। रेशो हमें और इंप्रूव करेगा, परसेंटेज ने तो हमें इंप्रूव किया ही है, और ये बेस बन गया ना तो क्वांट में डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो चैप्टर्स हम कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस है हमारा, राइट। तो लेक्चर नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे। अभी कई चीजें मुझे रेशियोज में और बतानी है, जैसे प्रपोर्शन की टाइप होती है एक, ठीक है, वो क्या होती है प्रपोर्शन, वो डिस्कस करेंगे। 1-2 मिनिमम मैक्सिमम बेस पे क्वेश्चन करवाना, और मुझे एक चीज परसेंटेज बेस रेशो के क्वेश्चन है वो करवाने हैं। रेशो कब लेनी है, नहीं कब नहीं लेनी है वो सिखानी है, फ्रैक्शन बेस टाइप है, तो एक सेशन हमारा आराम से और लग जाएगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं कल रेशोज को, लेक्चर नंबर 4 को, और खत्म कर देंगे। आप पे क्विज देते रहिएगा, जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाया करेगा, जैसे कल लेक्चर नंबर 4 है तो उसके बाद एक कंपाइल्ड PDF विद कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगी। मुझे पता है परसेंटेज के भी बहुत डाउट्स आपके पेंडिंग है PDF में, कोई बात नहीं, हम इसके बाद रेशो खत्म होने के बाद एक डाउट क्लास लेंगे जिसमें हम PDF के वो क्वेश्चंस जो क्लासेस में नहीं हुए हैं और जो मोस्टली बच्चों को दिक्कत आ रही है वो हम डिस्कस कर लेंगे। साथ साथ बने रहिए, चीजें धीरे धीरे होती हैं, एकदम से एक दिन में 2-2 सेशंस लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से चलते हैं, डे बाय डे कंटिन्यू करेंगे कल रेशो के लेक्चर नंबर 4 को। थैंक यू सो मच। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप UPSC 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।